इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खूबसूरत हम्पबैक और दूसरी व्हेल्स इस दुनिया के सबसे अविश्वसनीय जानवरों में से एक हैं। इन अद्भुत स्तनधारियों में से कुछ तो वाकई कमाल के साइज तक पहुंच जाते हैं, जो कि उन्हें समंदर का बेताज बादशाह बनाते हैं। और ये सिर्फ उनका आकार ही नहीं जो उन्हें बाकियों से लगभग अलग बनाता है। व्हेल का सबसे लंबा रिकॉर्डेड गोता लगभग 222 मिनट तक चला था, जिसके सामने हम इंसानों का 24 मिनट वाला रिकॉर्ड बच्चों के खेल जैसा लगता है। दूसरे उदाहरण के लिए स्पर्म व्हेल को ले लीजिए, जो कि 6562 फुट की गहराई तक गोता लगा सकती है, जबकि इंसानों का रिकॉर्ड मात्र 1090 फीट है, वो भी ऑक्सीजन टैंक और सालों की कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद। इसलिए जब समुद्र के नीचे जाने की बात हो रही है तो व्हेल हमें बेहद लंबे चौड़े मार्जिन से हरा देगी भाई। इनका शिकार करने वाले जानवर लगभग ना के बराबर, इसलिए ज्यादा व्हेल्स के लिए समुद्र एक बहुत ही खुशहाल घर होता है। पर हकीकत तो यह है कि हर साल लगभग 2000 व्हेल और डॉल्फिन तटों पर बहकर किनारे आ जाती हैं। अफसोस कि इन अद्भुत जानवरों में से कई मारे भी जाते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक पानी से बाहर रहना उनके लिए नुकसानदेह होता है। इसकी कोई खास वजह तो समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है और बार बार ऐसा क्यों होता है। नीचे समुद्र की गहराइयों में ऐसी कौन सी चीज दुबकी हुई है भाई? ये प्राणी समुद्र से बाहर भागने के लिए आखिर क्यों मजबूर हो रहे हैं? अगर आप मामले की तह तक जाना चाहते हैं तो अपने गॉगल्स उठाएं और सांस अंदर खींच लें, क्योंकि आज हम इस रहस्य की पूरी गहराई तक गोता लगाने वाले हैं। तो पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देते हैं। व्हेल्स सिटिशियन कहे जाने वाले ऑर्डर का हिस्सा है, जो कि पूरी तरह से पानी में रहने वाले स्तनधारियों का एक ग्रुप है। बिल्कुल जैसे कोई कुदरती पनडुब्बी, उनके पास स्ट्रीमलाइन शेप की बॉडी होती है, जिसकी मदद से वे पानी को चीरकर आगे बढ़ते हैं। वेदर कंट्रोल की मदद करने के लिए फ्लिपर्स और आगे बढ़ने की ताकत देने वाली एक बड़ी सी पूंछ भी होती है। हालांकि बहकर किनारे पर आने पर यही सारी खूबियां व्हेल की मौत का कारण बन जाती हैं। पानी के उछाल का सपोर्ट न मिलने पर एक व्हेल का शरीर जमीन पर अपने खुद के वजन के तले कुचला जाएगा, खून दौड़ना रुक जाएगा। उसकी वजह से व्हेल के खून में एक खतरनाक जहर पैदा होने लगता है। व्हेल में ब्लबर या चर्बी की एक मोटी परत भी होती है, जो कि कुछ प्रजातियों में 11 इंच तक मोटी हो सकती है। ये परत उन्हें समुद्र की ठंडी गहराइयों में गर्म रखती है, जहां तापमान कभी कभी 39 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। लेकिन जमीन पर फंसे होने पर चर्बी की यही परत व्हेल को एकदम पसीना पसीना करके उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ाने लगती है। इसलिए बचाव करता तट पर पड़ी हुई किसी भी व्हेल को ठंडा रखने के लिए उस पर लगातार पानी के छींटे मारते रहते हैं। हालांकि हमारी तरह स्तनधारी होने के कारण व्हेल जमीन पर आराम से सांस ले सकती है, लेकिन अगर चढ़ते हुए ज्वार का पानी उनके ब्लो होल में घुस जाता है तो वे उथली लहरों में भी डूब सकती हैं। बीचिंग किसी भी व्हेल के लिए एक भयानक अंजाम होता है, ऐसा जिससे वे हर हाल में बचना चाहेंगे। लेकिन फिर भी न जाने क्यों बीचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 1990 के दशक के बाद से दुनिया भर में व्हेल्स के बहकर तट पर आने की खबरें चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं, और ढेर सारी व्हेल्स के एक साथ मरने की दिल तोड़ने वाले हादसे और भी आम होते जा रहे हैं। तो कौन सी चीज है जो कि इन व्हेल्स को समुद्र से बाहर भागने के लिए उकसा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे फिर से आकर जमीन पर बसने की कोशिश कर रही हो? सुनने में ये कितना भी अजीब क्यों न लगता हो, पर यह अवधारणा उतनी भी असंभव नहीं है, क्योंकि व्हेल्स महज पिछले 4 करोड़ सालों से ही समुद्र में रहती आ रही हैं। उससे पहले ये प्राणी पूरी तरह से जमीन पर रहते थे। आपको शायद आसानी से यकीन न हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि तैरते वक्त व्हेल की पूंछ ऊपर नीचे क्यों चलती है, जबकि शार्क और अन्य मछलियां दाएं बाएं चलती है? ऐसा इसलिए क्योंकि व्हेल की रीढ़ मूल रूप से जमीन पर चलने के लिए विकसित हुई थी। जी हाँ, उनके कशेरुका पानी में तैरते वक्त दाएं बाएं होने के बजाय जमीन पर चलते वक्त ऊपर नीचे लहराने के लिए डिजाइन किए गए थे। व्हेल का पहला पूर्वज आज से 50 मिलियन साल पहले जमीन पर विकसित हुआ, जिसे आज पैकेसेट्स के नाम से जाना जाता है। यह अलग बात है कि पैकेसेट्स आज की आधुनिक व्हेल जैसा जरा भी नहीं दिखता, बल्कि मेरी पूछो तो वे अजीब से कुत्तों की तरह ज्यादा दिखाई देते थे। लेकिन अगर आप इसे डोरी में बांधकर पार्क में टहलने जाएंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनका लंबा शरीर 6 फीट तक पहुंच सकता था। गर्दन काफी मोटी और पूंछ काफी ताकतवर होती थी। उनके लंबे थूथन और बड़े बड़े खतरनाक दांत खास तौर पर मांस नोच कर खाने के लिए विकसित हुए थे। मौजूदा व्हेल से मेल खाने वाली उनकी एकमात्र खासियत है कान के अंदरूनी हिस्सों को कवर करने वाली हड्डी की एक दीवार। ये एक अद्वितीय जैविक विचित्रता है, और इसी की बदौलत व्हेल की पानी के नीचे सुन पाने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। खैर, पैकेसेट्स ज्यादा लंबे समय तक जमीन पर नहीं टिका। करीब 5 मिलियन सालों के बाद इसका उत्तराधिकारी एम्बुलोसिटिस पानी में जिंदगी बिताने के लिए बेहतर तरीके से विकसित होकर उभरा। एम्बुलोसिटिस के पैर थोड़े से छोटे थे, जिनके चौड़े और सपाट तालू किसी पैडल की तरह ज्यादा काम करते थे, और पूंछ पहले से कहीं ज्यादा लंबी और मस्कुलर हो चुकी थी। तो मुझे तो भैया ये खा खा कर मोटे हो चुके किसी हिप्पो की तरह लग रहा है। जो भी है, क्योंकि आज व्हेल के सबसे नजदीकी जिंदा बचे जमीनी रिश्तेदारों में सबसे पहले हिप्पो का ही नाम आता है। लेकिन व्हेल का अगला प्रागैतिहासिक पूर्वज कचिसेट्स का शरीर इससे कहीं ज्यादा पतला था, और वो एंटीटर और ऊद बुलाव को मिलाकर बने हुए किसी जानवर जैसा लगता था। इसे देखकर आपके मन में ख्याल आ सकता है कि शायद एवोल्यूशन अपने रास्ते से भटक गया, लेकिन बेतुका सा दिखने के बावजूद कचिसेट्स
ग्रेट्स व्हेल की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसके नथुने इसकी थूथन पर थोड़ा और पीछे की तरफ मौजूद थे, जो शायद व्हेल के सिर पर आज नजर आने वाले ब्लो होल के विकास की शुरुआत रही होगी। हालांकि जिन जीवों को आज हम व्हेल के रूप में सबसे ज्यादा पहचानते हैं, उनका विकास आज से 41 से 33 मिलियन साल पहले बेसिलोसोरिड व्हेल्स के उदय के होने के साथ शुरू हुआ। यही समय था जब व्हेल का कंकाल टांगों के बल चलने वाले जानवरों के सही मायनों में बदलकर लंबी पूंछ वाले समुद्री जानवर जैसा हो गया था। फिर भी बेसिलोसोरस व्हेल्स में टांगे पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। हाँ, टीरेक्स की भुजाओं की तरह छोटी जरूर हो गई थी। उनकी पिछली टांगे किसी खास काम नहीं आती थी, इसलिए वो छोटी होती चली गई और अंत में शरीर के अंदर समा गई। कुछ व्हेल्स के शरीर में से आज भी छोटी छोटी पिछली टांगे निकलती हैं। उनके प्रागैतिहासिक अतीत को किसी यादगार की तरह बताती हैं। प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध होने के कारण बेसिलोसोरिड अब समुद्र में तो रहने लगे थे, पर उनमें गलफड़ों का विकास होना अभी पूरी तरह बाकी था। इनके शरीर में अभी भी फेफड़े होते थे और वे सांस भी दूसरे स्तनधारियों की तरह ही लेते थे, जिसके चलते उन्हें काफी लंबे समय तक सांस रोक कर रखने का हुनर सीखना पड़ा। जागते वक्त सांस लेने के लिए वे ऊपर सतह पर मौजूद हवा तक तो आ सकते थे, लेकिन उनको सोना भी होता था। तो उन्होंने 2 तरीकों का इस्तेमाल करके पानी के अंदर सोने का जुगाड़ लगाया। या तो पानी में चुपचाप आराम से खड़े होकर सोना, या किसी दूसरे जानवर के बगल में धीरे धीरे तैरते हुए सोना। इस व्यवहार को आज भी व्हेल की कई प्रजातियों में देखा जा सकता है, जैसे कि स्पर्म व्हेल। ये दैत्याकार स्तनधारी दिन के 7% से भी अधिक कम समय में पानी में सीधे टांगे करके आराम से रह सकते हैं और बाकी समय हवा की जरूरत पड़ने पर सतह के करीब ही बने रहते हैं। माना कि ऐसा करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि खाने के किसी स्थायी स्रोत के पास टिके रहने के लिए इवोल्यूशन किस हद तक जा सकता है। उनकी विकास यात्रा में यही वो समय था जब बेसिलोसोरिड व्हेल्स के साइज में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। बेसिलोसोरिड 70 फीट तक लंबे हो सकते थे, जबकि आज ब्लू व्हेल जैसे उनके उत्तराधिकारी 110 फीट की लंबाई और 219 टन के भारी भरकम वजन तक पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि उनके दिल का साइज और वजन 14/6 फीट साइज वाली फॉक्सवैगन बीटल कार जितना बड़ा होता है, पर हकीकत में उनका दिल केवल 5 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होता है, जिसका वजन 400 पाउंड या किसी आम मोटरसाइकिल जैसा ही होता है। फिर भी बहुत बड़ा है भाई। सच तो यह है कि ब्लू व्हेल इस ग्रह पर अब तक के पाए जाने वाले सबसे बड़े प्राणियों में से एक है, सबसे बड़े डायनासोर से भी बड़ा। आज व्हेल सचमुच जमीन पर रहने की अपनी क्षमता से बहुत आगे निकल चुकी है, तो फिर वे जब देखो तब बहकर तट पे क्यों आ जाती हैं? क्या दसियों लाख सालों से समुद्र में रहने का उनका अनुभव वाकई इतना खराब रहा है? व्हेल बीचिंग के मामले बढ़ने के साथ ऐसा लगता है मानो कोई चीज उन्हें पानी से बाहर भगा रही हो। तटों पर बहकर आने वाली व्हेल्स आमतौर पर बूढ़ी, बीमार या घायल अवस्था में होती हैं। ये गहरे समुद्र में तैरने के लिए बहुत ही कमजोर होती हैं, इसलिए ठीक होने के लिए उथले पानी की तरफ चली आती है, लेकिन एक ज्वार की दिशा में कभी भी बदल सकती हैं, जिससे तट के पास तैरती हुई कोई व्हेल ज्वार उतरने पर सूखी जमीन पर फंस सकती है। व्हेल के लिए घातक साबित हो सकने वाली एक गलती है ये, लेकिन कभी कभी पूरी तरह से स्वस्थ व्हेल के लिए भी समुद्र में तैरना मुश्किल पड़ने लगता है। समुद्र तटों पर कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जो व्हेल्स के लिए मौत का जाल बन सकती हैं, जैसे फेयरवेल स्प्लिट को ही ले लीजिए, जो न्यूजीलैंड के साथ आयरलैंड के उत्तरी सिरे पर स्थित रेत का 16 मील लंबा फैलाव है। यहाँ से अक्सर और अभी हाल ही में मार्च 2022 में बड़े पैमाने पर व्हेल्स के बीच पर आकर फंसने की खबर आई थी, जब तट की 1.9 मील लंबाई पर 31 पायलट व्हेल्स फंसकर मर गई थी। बचाव दल द्वारा उन्हें बचाने की तमाम बेहतरीन कोशिशों के बावजूद भी वो मर गईं। पायलट और मेलन हेडेड जैसी व्हेल की लगातार सोशल प्रजातियों में बड़े पैमाने पर तट पर बहकर आने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। जब कोई व्हेल बीच पर फंस जाती है तो परेशान होकर चीखने लगती है, जिसे सुनकर उसके गुट के बाकी सदस्य घातक रूप से उथले पानी में मंडराने लगते हैं, क्योंकि वे अपने साथी को छोड़कर नहीं जा सकते जब तक कि बेचारे खुद भी रेत में नहीं फंस जाते। बेहद अफसोसजनक है ये। हालांकि इस मामले में बचावकर्ताओं ने 5 व्हेल्स को पानी में वापस तैरने में कामयाबी पाई, पर उनमें से 2 कुछ देर बाद फिर से बहकर तट पर आ गई। वे खुद को जरा भी बचा नहीं पाई। क्यों? वैज्ञानिकों का मानना है कि फेयरवेल स्प्लिट के मीलों चौड़े रेत के मैदान खाड़ी के समुद्र तल को बेहद उथला बना देते हैं। ऐसे उथले पानी में तैरने से व्हेल का नेविगेशन सिस्टम भ्रमित हो जाता है, क्योंकि इकोलोकेशन की उनकी क्षमता थोड़ा गहराई वाले पानी में ही काम आने के लिए बनी है। रेत के किनारों के बीच रास्ता भटकने के बाद पहले जार में फंस जाती है और अंत में बहकर बीच पर फंस जाती है। पिछले 15 सालों में इस जगह पर पायलट व्हेल्स का झुंड बहकर आने की 11 घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि अब तक की सबसे ज्यादा दुखद घटना 15 फरवरी 2017 में हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से 700 व्हेल्स का एक झुंड बीच पर बहकर आ गया, जिसके चलते उनमें से 250 बेजुबान मासूमों की मौत हो गई। वेल्स के मैप पर इस लोकेशन पर शायद एक बड़ा सा क्रॉस बना देना चाहिए, क्योंकि इधर आने वाले बहुत कम झुंडी शायद वापस जा पाते हैं। तो शायद यही कारण हो कि वेल्स पेट के बल फिसलते हुए समुद्र के बाहर चली आती हैं। समुद्र में रास्ता तलाश करना कभी कभी बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम GPS सपोर्ट होने पर भी सड़कों पर अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। हालांकि सभी वेल्स अपना रास्ता नहीं भटक रही हैं।
प्रतीत होता है कि कुछ प्रजातियों ने अभी हाल ही में समुद्र से भागना शुरू किया है, जैसे कि गहरे समुद्र की ये व्हेल जो कि 1960 के दशक से पहले शायद ही कभी देखी गई। बिग्ड व्हेल व्हेल्स की सबसे रहस्यमय प्रजातियों में से एक है, क्योंकि ये आमतौर पर गहरे समुद्र में रहती है और स्क्विड का शिकार करने के लिए 6,500 फीट की गहराई तक नियमित रूप से गोता लगाती है। सालों तक ये व्हेल रिसर्चर्स के हाथ लगने से बचती रही, लेकिन हाल के दिनों में जब देखा तब वह तट पर आने लगी। 1995 और 2020 के बीच अलास्का में घटे 16 अलग अलग मामलों में 35 बिग्ड व्हेल्स के फंसे होने की सूचना मिली थी। गुआम के समुद्र तट पर बहकर आने वाली बिग्ड व्हेल्स के मामलों में 2007 और 2019 के बीच तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह जानने के लिए हमें गोता लगाकर सतह के थोड़ा नीचे जाना होगा। 1933 में यूएस नेवी ने अपनी शिप्स पर सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। सोनार टेक्नोलॉजी में पानी के नीचे मौजूद चीजों का पता लगाने के लिए पानी में साउंड वेव्स छोड़ी जाती हैं और तल से टकराकर लौटने वाली वेव्स की रीडिंग ली जाती है। लेकिन समुद्र से होने वाला शोर शराबा लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर मिड फ्रीक्वेंसी एक्टिव सोनार नाम की टेक्नोलॉजी, जिसे अमेरिकन नेवी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए यूज करती है। ऐसी तेज आवाज पैदा करती है कि समुद्र गूंज जाए। मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन अगर आपने हेडफोन लगा रखे हैं तो मेरी राय है उनको फौरन उतार दें। ये आवाज इतनी तेज होती है कि गोताखोरों ने अपनी पूरी की पूरी बॉडी वाइब्रेट करते हुए महसूस करने की बात कही है। तो जरा सोचिए कि सुनने की उच्च क्षमता रखने वाली व्हेल्स के लिए ये शोर कितना ज्यादा तकलीफदेह होता होगा। ये ऐसे जीव हैं जो कि 200 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक की हाई पिच आवाज सुन सकते हैं, जबकि हम इंसान महज 20 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी महसूस कर सकते हैं। अफसोस कि बिग्ड व्हेल्स उसी जगह रहती हैं जहां इस सोनार के कई परीक्षण किए जाते हैं, कभी कभी दिन में 10-10 घंटों तक। इसके अलावा आवाज पानी में ज्यादा तेज चलती है, क्योंकि हवा के मुकाबले ज्यादा डेंस मीडियम होता है। नतीजतन साउंड वेव्स जबरदस्त एनर्जी के साथ व्हेल के कानों तक पहुंचती हैं, जिसके चलते अक्सर उनके कान के अंदरूनी हिस्से खराब हो जाते हैं। इससे न केवल व्हेल के लिए रास्ता ढूंढना कठिन होता है, बल्कि कान भी क्षतिग्रस्त होने के चलते वे शिकार के लिए गोता लगाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि भयानक दर्द के बिना कान के इंटरनल प्रेशर को बैलेंस कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कमजोर हो चुकी व्हेल्स रास्ता भटककर उथले पानी में पहुंच जाती हैं और अंत में बहते हुए बीच पर आ जाती हैं। 1960 से 2004 के बीच बिग्ड व्हेल्स के बड़े पैमाने पर तट पर बहकर आने की 121 घटनाएं हो चुकी हैं। बीचिंग की उन घटनाओं में तो कई उन इलाकों में हुई हैं जहां अमेरिकन नेवी और नेटो के ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रहे थे। जाहिर है नेवी वाले इस महज एक इत्तेफाक को बताना चाहेंगे, लेकिन रिसर्च में पनडुब्बी रोधी सोनार उपकरण का यूज करने वाले मिलिट्री एक्सरसाइजेज और बिग्ड व्हेल के बड़े पैमाने पर तट पर फंसने की घटनाओं के बीच एक मजबूत लिंक पाया गया है। सो कहा जा सकता है कि व्हेल अब समुद्र में नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि हम इंसानों ने उसे उनके रहने लायक छोड़ा ही नहीं है। यानी समस्या की असल जड़ इंसान ही है। जैसा कि ज्यादातर मामलों पाया जाता है, इंसानों ने समुद्र में शोर शराबा ज्यादा बढ़ा दिया। इसके बावजूद हमारे इन विशालकाय दोस्तों को फिर से पानी में वापसी करने में मदद करने के लिए कोई ना कोई समर्पित बचाव कर्मी पहुंच ही जाता है। लाइफ गार्ड और बीच पर टहलने वालों ने सन 2019 में जॉर्जिया के तट पर फंसे पायलट व्हेल्स के इस झुंड को फिर से पानी में तैरने में बहुत मदद की। इसी तरह एक बचाव दल ने 2017 में ब्राजील के प्राया ग्रांडे में तट पर फंसी एक हम्प व्हेल को बचाने के लिए रस्सियों और डिगर मशीन का सहारा लिया। काश के ढेर सारे औजार और मेंबर्स वाली कोई टीम लगकर इस काम में मदद करती। यूएस नेवी और नेटो वालों, हम सबकी आंखों का इशारा आप ही की तरफ है भाई। शुक्र है कि नीचे बने लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए हमें किसी सोनार की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर हमारी तरह आप भी व्हेल से हमदर्दी रखते हैं तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर दिया? ग्रेट। अब बता दें कि व्हेल इकलौता ऐसा जानवर नहीं है जो अपने कुदरती घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा हो। फिशी इश्यूज भयावह है कि हर साल प्लास्टिक का लगभग 14 मिलियन टन कचरा दुनिया के समुद्र में फेंक दिया जाता है और इसी बीच जलवायु परिवर्तन के असर के चलते वे गर्म भी हो रहे हैं। इसी सब के चलते गहरे समुद्र में रहना प्राणियों के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। शायद इसीलिए कुछ मछलियों ने बोर या बिस्तर बांधने का फैसला भी किया, जैसे कि अपना 90% समय जमीन पर बिताने वाली अनोखी मछली मड स्किपर। ये असंभव सा लग सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मछलियां पानी के भीतर सांस केवल इसलिए ले पाती हैं क्योंकि वे अपने गलफड़ों की मदद से पानी से ऑक्सीजन निकाल सकती हैं। लेकिन उभयचर मड स्किपर अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए विकसित हुए हैं और इसकी कुछ प्रजातियां तो पूरे 2 दिनों तक ऐसा कर सकती हैं। शर्त बस इतनी है कि उनकी त्वचा नम रहनी चाहिए। मड स्किपर अपने गलफड़ों में फंसे हवा के बुलबुलों से भी सांस के लिए ऑक्सीजन ले सकते हैं। सो ये जमीन पर और पानी दोनों जगह पर माहिर हैं और ये मछलियां न केवल चलती हैं बल्कि 2 फीट तक कूद भी सकती है। वे नीचे तक लटकती डालों वाले पेड़ पर भी चढ़ सकती हैं। लेकिन परेशान न हो, मड स्किपर्स आपके गार्डन में स्थित पेड़ों पर हमला नहीं करने वाली जब तक कि आप मेडागास्कर या दक्षिण पूर्व एशिया के नम इलाकों में न रहते हो, जहां ये मछलियां बहुत आयत में पाई जाती हैं। मड स्किपर की जमीन पर चल सकने की काबिलियत उनके खास तौर पर विकसित पेक्टोरल फिन का नतीजा है, जिसका शेप शोल्डर जॉइंट जैसा होता है।
किसी हाथ जैसे इन पंखों की मदद से मड स्किपर्स खुद को जमीन पर आगे धकेलते हैं, खासकर ज्वार उतारने पर बनने वाली कीचड़ के मैदानों पर, जहां पनपने वाले छोटे पौधे और जानवर पर्याप्त भोजन मुहैया करवाते हैं। देखकर कुछ भी लगता हो, लेकिन मड स्किपर्स ने जमीन पर चलना रातों रात नहीं सीखा, बल्कि उनकी इस क्षमता का विकास लाखों साल पहले शुरू हो चुका था। इससे ज्यादा डरावनी तो ये बड़ी सी मछली है जिसने अभी हाल ही में चलना सीखा है भाई। नॉर्दर्न स्नेक हेड मछली एक ऐसी आफत है जो सामने आने वाली किसी भी चीज को चट कर जाती है। जी हाँ, इसे पानी के साथ जमीन पर भी तरह तरह के शिकार करते देखा गया है, जिसमें पक्षी भी शामिल है। यूएसए भर में फैल चुकी यह आक्रामक प्रजाति स्थानीय इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाती है। नतीजतन जॉर्जिया राज्य में इन मछलियों को देखते ही जान से मार देने की परमिशन है। स्नेक हेड्स मूल रूप से एशिया और अफ्रीका के निवासी हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों से इन्हें एक्वेरियम की दुकानों और मछली बाजारों में बेचा जा रहा है। माना जाता है कि मछली मारने का शौक रखने वाले कुछ बेवकूफों ने इन मछलियों को स्थानीय गड्ढे, तालाबों वगैरह में छोड़ दिया ताकि अपना शौक पूरा किया जा सके। अब इस मछली की आबादी में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे पूरे अमेरिका में वन्य जीव आतंकित हो गए हैं, क्योंकि ये सामने पड़ने वाले केकड़ों से लेकर स्तनधारियों तक सब कुछ खा जाती हैं। एक यूएस के नॉर्दर्न स्नेक हेड 3 फीट तक लंबी हो सकती है और अपने साइज के मुकाबले 33% साइज तक के शिकार को खा जाती है। ये मछलियां केवल पानी तक ही सीमित नहीं, बल्कि जोर की भूख लगी हो तो पानी के बाहर जमीन पर भी रेंग सकती हैं। फिसलन भरी अपनी बॉडी की मदद से वे जमीन पर आगे बढ़ती हैं और पानी से बाहर पूरे 4 दिनों तक जिंदा रह सकती हैं, क्योंकि स्नेक हेड्स के फेफड़े जैसे एक खास एयर ब्लैडर ऑर्गन के जरिए हवा में वो सांस ले लेती हैं। अब वयस्क स्नेक हेड जमीन पर लंबी दूरी तय कर सकती हैं, लेकिन स्थूलकाय होने के कारण वयस्क नदी का किनारा छोड़कर ज्यादा आगे नहीं जा सकते। शुक्र है कि कुछ तो इन मछलियों को मस्त कर रहा है भाई। जैसे इतना काफी ना रहा हो, क्योंकि स्नेक हेड इकलौती ऐसी मछली नहीं है जो पानी से बाहर निकल सकती हो। ऑस्ट्रेलिया के किसी टाइट पूल में मस्ती करते वक्त सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि क्या पता कब आपके बगल में कोई शार्क निकल आए। हेपोलेट कही जाने वाली 3 फुट लंबी ये शार्क अपने अगले और पिछले पंखों को टांगों की तरह हिलाते हुए समुद्र तल पर चल सकते हैं। ये झींगा और केकड़े का शिकार आमतौर पर टाइट पूल्स में करती हैं, लेकिन टाइट पूल में रहना बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जब ज्वार आता है तो पूल में फंसे जीव पानी में घुला हुआ सारा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर जाते हैं। कई मछलियां घुटन वाले हालात में जिंदा नहीं रह पाती हैं, लेकिन एपोलेट शार्क 5% से भी कम ऑक्सीजन वाले किसी टाइट पूल में 3 घंटे तक आराम से जिंदा रह सकती हैं। ऐसा करने के लिए वे अपने मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति बढ़ा लेती हैं और गैर जरूरी ब्रेन फंक्शन को वक्ती तौर पर रोक देती हैं। यही वो खास क्षमता है जिसके चलते एक एपोलेट शार्क पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है। अपना शिकार पकड़ने के लिए वे जब देखो तब किसी टाइट पूल से बाहर निकलकर रेंगते हुए नए पूल में चले आते हैं। वैसे पानी के नीचे भी ये शार्क तैरने से ज्यादा चलना पसंद करती है। भाई साहब, टांगों पर चल सकने वाली शार्क। मुझे उम्मीद है कि कोई एपोलेट अपने ग्रेट व्हाइट रिश्तेदारों को ये आइडिया कभी नहीं देगी भाई। सोफिस्टिकेटेड स्टाइल, क्या ये कोई पक्षी है या फिर कोई प्लेन? जी नहीं, असल में ये एक मछली है। हाँ, क्या कहा? हाँ, एक और जहां दूसरी मछलियां जमीन पर रेंगने की कोशिश में व्यस्त हैं, वहीं फ्लाइंग फिशेस सच में उड़ना सीख चुकी हैं। उड़ने का मतलब ये नहीं कि वे पक्षियों की तरह अपने पंख फड़फड़ाकर हवा में उड़ जाती हैं। किसी एयरप्लेन की तरह पहले उन्हें भी तेजी से भागते हुए रफ्तार पकड़नी होती है, लेकिन मछलियों के पास कोई जेट इंजन वगैरह तो होते नहीं है। सो वे पानी के नीचे तेजी से तैर कर रफ्तार पकड़ती हैं और 43 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले महान तैराक माइकल फिलिप्स भी पानी में महज 4.7 मील प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड तक पा सकते हैं। फ्लाइंग फिश अपनी इस जबरदस्त स्विमिंग स्पीड का बखूबी इस्तेमाल करते हुए खुद को पानी से बाहर लहरों से करीब 20 फीट ऊपर तक उछाल सकती हैं। विंग्स जैसे अपने 4 पंखों का इस्तेमाल करते हुए ये हवा में आसानी से ग्लाइड करती हैं, जो लगभग 2 फुटबॉल मैदानों की लंबाई के बराबर है। लेकिन फ्लाइंग फिश अपनी उड़ान को और भी लंबा कर सकती हैं। पानी की सतह के पास पहुंचने पर वे अपनी पूंछ को फड़फड़ाते हुए लहरों से टकराकर 1300 फीट की लंबाई तक छलांग लगा सकते हैं, जो 3.5 फुटबॉल मैदानों की लंबाई से भी ज्यादा है। पर ऐसा नहीं है कि ये उड़ते हुए उसके पार पहुंच जाएंगी, वापस पानी में आकर गिरेंगी भाई। तो ये मछली समुद्र से आखिर इतनी बुरी तरह से बाहर क्यों निकलना चाह रही थी, जैसे उस पर पंख उग गए हो? असल में उड़ने की बेमिसाल क्षमता फ्लाइंग फिश को शिकारियों से बचने में मदद करती है। मछलियां ज्यादा 12 इंच लंबी होती हैं और अक्सर मैकेरल, टूना, स्वॉर्ड फिश और मार्लिन जैसी तेज रफ्तार शिकारी मछलियों का शिकार बनती हैं। सो उनसे आगे निकलने में असमर्थ ये मछलियां बचने के लिए लहरों के ऊपर छलांग लगा देती हैं, जहां शिकारी उनको छू भी नहीं पाते। हालांकि इस पैतरे की भी अपनी कमियां हैं, क्योंकि उड़ने वाली ये मछलियां अक्सर पक्षियों का शिकार बन जाती हैं। टूना पकड़ने के लिए मछुआरे उन्हें अक्सर चारे की तरह यूज करते हैं। बेचारी, ना पानी में सुरक्षित ना हवा में। बस कुछ मिलियन साल और वेट कीजिए, क्या पता ये मछलियां समुद्र तट पर दौड़ने के लिए टांगे बढ़ा लें। बर्ड स्ट्राइक। मैक्सिको सिटी के क्वाटेमॉल इलाके में ये रोज जैसा ही एक आम दिन था। लोग उठ चुके थे और अपनी मॉर्निंग कॉफी हाथ में लेकर उन्होंने बाहर कदम रखा तो सड़क पर झकझोर के रख देने वाले एक मंजर नजर आया, जहां पीले सिर वाले सैकड़ों पक्षी मरे पड़े थे। तो आखिर हुआ क्या? क्या ये पक्षी अचानक से उड़ना भूल गए थे, जिसके कारण आसमान से वो नीचे गिर गए? मामला को समझ नहीं आ रहा था जब तक कि पास की एक बिल्डिंग पर लगे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज सामने नहीं आया। लेकिन फुटेज पर जो नजर आया उसे देखकर सब एकदम से दंग रह गए।
चिड़ियों का ये झुंड गिरा नहीं था, बल्कि उड़ते हुए जमीन से टकरा गया था। ज्यादातर पक्षी तो सही सलामत बच गए, लेकिन बहुत सारे बेचारे जमीन से टकरा कर मर गए। फुटेज देखकर लगता है मानो कोई अज्ञात बल पूरे के पूरे झुंड को नीचे की तरफ भाग कर लाया हो। केवल दो ही मुमकिन कारण हो सकते थे। पहला तो ये कि ये झुंड किसी प्रबल विंड शेयर की चपेट में आ गया। विंड शेयर हवा के दबाव में होने वाली जबरदस्त गिरावट से उत्पन्न होता है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो अपने नीचे खाली जगह छोड़ देती है और ऊपर से विस्थापित होने वाली ठंडी हवा तेज झोंके के साथ नीचे की तरफ भागती है। हवा के ये झोंके इतने दमदार हो सकते हैं कि वे उड़ते हुए एयरप्लेन्स तक को हिला दें। सो ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि बेचारे ब्लैक बर्ड्स का ये झुंड भी विंड शेयर के ऐसी किसी झांसे में फंस गया हो। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स की एक दूसरी राय है कि झुंड को बेहद नीचे उड़ते हुए बाज या चील जैसे किसी शिकारी पक्षी ने झपट्टा मारकर जमीन की तरफ धकेल दिया। हो सकता है किसी बाज ने झुंड की तरफ झपट्टा मारा हो, जिससे सारे के सारे ब्लैक बर्ड एक साथ तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिर गए। इस तरह की पैंतरेबाजी बाज के लिए एक शिकार को निशाना बनाने के लिए काफी कठिन होती है और झुंड अपने साइज और जबरदस्त तालमेल से शिकारी को भ्रमित करके रख देता है। एक बात से बचने की कोशिश कर रही स्टर्लिंग के इस झुंड को देखने से ये एकदम क्लियर हो जाता है। लेकिन इस मामले में जब बाज ने झुंड की तरफ झपट्टा मारा तो सारी चिड़ियां घबराकर भागने लगी और गलती से जमीन की तरफ मुड़ गई। इस तरह से सघन झुंड में सभी पक्षी अपने आगे वाले पक्षी का मूवमेंट कॉपी करते हैं, जिससे चलते झुंड पक्षियों के बिना आपस में टकराए किसी तरह की वेव की तरह मूव कर पाता है। इस दौरान उड़ान में तो जबरदस्त तालमेल रहता ही रहता है, लेकिन झुंड के सदस्य अपने आसपास की चीजों को ठीक से देख नहीं पाते। झुंड के गलत दिशा में मुड़ने के बावजूद पीछे वाले पक्षी बाकी की झुंड को आगे की तरफ धकेलते रहते हैं, जिसके चलते झुंड सही दिशा पर समय नहीं बदल पाया और यह हादसा हुआ। ऐसा ही एक मामला साल 2020 में नॉर्थ वेल्स में हुआ, जब 200 से ज्यादा मरी हुई स्टर्लिंग्स एंग्लसी शहर के बाहर वाली रोड के 328 फीट लंबे हिस्से पर बिखरती हुई मिली। पक्षियों के शरीर पर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से बनी चोटें मौजूद थीं। लगता है कि ब्लैक बर्ड्स की तरह ये कबूतर भी किसी भूखे शिकारी से डरकर गलत दिशा में मुड़ गया और ध्यान नहीं दिया कि आगे सख्त जमीन उनका इंतजार कर रही है। ऐसा लगता है कि हवा इन पक्षियों के लिए जमीन जितनी खतरनाक है भाई। लेकिन जब ऐसे पक्षियों की बात आती है जो सचमुच आसमान के लिए नहीं बने हैं, तो ये कबूतर हमेशा नंबर 1 पर होंगे, क्योंकि ये रह रहकर सच में उड़ना भूल जाते हैं। टम्बलिंग्स पिजन्स कहे जाने वाले कबूतर पंख फड़फड़ाकर उड़ते हुए अचानक से जमीन की तरफ गिरने लगते हैं, पर शुगर है कि महज कुछ ही सेकंड के बाद वो अपनी उड़ान दोबारा काबू कर लेते हैं। ये अजीबोगरीब उड़ान असल में जेनेटिक गड़बड़ियों का नतीजा है, क्योंकि ब्रीडर्स ने उन्हें खास तौर पर इन्हीं मजेदार खूबियों को पाने के लिए विकसित किया है। कलाबाजी करने वाले कबूतर्स को रोलर्स कहा जाता है और वे टम्बलिंग पिजन्स वाले एक गर्व का विषय होते हैं भाई। लेकिन गोता खाने की इस खूबी का एक चरम रूप पालर नस्ल के कबूतरों में देखने को मिलेगा। इस कबूतर के गहन प्रजनन से ऐसी पीढ़ियां पैदा हुई जो जरा भी उड़ नहीं पाती, बल्कि जमीन पर लुढ़क जाते हैं। ये तब तक लुढ़कते रहते हैं जब तक कि पूरी तरह थक नहीं जाते और अंत में उड़ने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। पालर पिजन्स के कंपटीशन आए दिन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सबसे दूर तक लुढ़कने वाले कबूतर को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। वैसा देखा जाए तो ये एक बहुत ही क्रूर शौक है, क्योंकि अपनी अजीबोगरीब उड़ान को ठीक करने की कोशिश में इन पक्षियों को अक्सर चोटें लग जाती हैं। मेरे ख्याल से इन ब्रीडर्स को अब ये सब छोड़कर पक्षियों को दूर से निहारने का शौक पाल लेना चाहिए। इनमें से किस जानवर का अपने प्राकृतिक आवाज से बाहर निकलना आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, और क्या आपने कभी किसी जानवर को ऐसा कोई आवाज आजमाने की कोशिश करते देखा है जिसके लिए वो ना बना हो? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।